Assalamu alaikum everyone. Today we are going to discuss another outline. The topic is a multipolar world beneficial for or detrimental to the globalization? यहाँ पे जो ओवरऑल टॉपिक है दैट इज़ रिलेटेड टू द ग्लोबलाइजेशन, ठीक है, और कॉन्टेक्स्ट उसके साथ रिलेट किया है एज अ मल्टीपोलर वर्ल्ड. कॉन्टेक्स्ट एक तो करंट है, ये पूछ रहा है कि मल्टीपोलर वर्ल्ड बेनिफिशियल होती है या डेट्रीमेंटल होती है ग्लोबलाइजेशन के लिए. सिंपल, ऑब्वियसली आपको एक साइड लेनी पड़ेगी इसमें और दूसरी साइड को काउंटर करके उसके बारे में बताना होगा. सही है. यहाँ पे मैंने जो साइड लिया है वो तो ये लिया है कि मल्टीपोलर वर्ल्ड बेनिफिट्स द ग्लोबलाइजेशन. ऑब्वियसली मैं ये डेट्रीमेंटल वाली भी साइड्स उठा सकता था. इट्स अप टू योर आर्गूमेंट्स, इट्स अप टू योर नॉलेज कि आप किस तरीके से उसको सपोर्ट करते हैं. तो लेट्स स्टार्ट आवर टॉपिक. सबसे पहले इंट्रोडक्शन आप लिखेंगे एक साइड, उसमें ऑब्वियसली सारी चीज़ें क्लियर करके फिर आगे आप दूसरी चीज़, अगला पैराग्राफ, एक पैराग्राफ होगा मेरा कॉन्सेप्चुअलाइजिंग ग्लोबलाइजेशन, कि ग्लोबलाइजेशन को आप एक थोड़ा सा एक्सप्लेन करेंगे, बताएंगे इंटरकनेक्टेडनेस क्या होती है, इंटरडिपेंडेंस का मॉडल जो रॉबर्ट कोहेन का कॉन्सेप्ट है, इंटरडिपेंडेंसी हो गई, डी टेरिटोरलाइजेशन हो गई, इंटीग्रेशन हो गया मॉडल, किस तरीके से सारी चीज़ें डी टेरिटरी होती हैं, क्या क्या कुछ होता है ग्लोबलाइजेशन का कॉन्सेप्ट, कनेक्टिविटी, इंटरडिपेंडेंसी, वो सारी चीज़ें एक्सप्लेन करके एक पैराग्राफ के बाद आप अगली चीज़ बताएंगे हाउ मल्टीपोलर वर्ल्ड इफेक्ट्स ग्लोबलाइजेशन, कि किस तरीके से. एक तो पहली बात ये पूछा कि बेनिफिट्स देती है या डेट्रीमेंटल होती है, पहले ये तो बताएंगे किस तरीके से इफेक्ट करती है, ठीक है, वो एक्सप्लेन करेंगे. तो सबसे पहला पॉइंट मैंने यहाँ पे लिखा है, ग्रेट पावर्स कम्पीट टू एक्सपैंड क्लाउड थ्रू कनेक्टिविटी एग्रीमेंट्स विद स्मॉल स्टेट्स. होता यह है कि मल्टीपोलर वर्ल्ड के अंदर बहुत सारी ग्रेट पावर्स होती हैं. ऑब्वियसली वो जो आपका उसने भी एक्सप्लेन किया था, ये बिग पावर्स, सिंपल ग्रेट पावर्स, और बैरी बुजान और ऑली वीवर की बुक है एक, उसमें यहाँ तो मैंने एक्सप्लेन नहीं किया. बैरी बुजान की बुक है ग्लोबल क्या कहते हैं उसे, उसमें उसने रीजनल की थ्योरी दी है, रीजनल कनेक्टिविटी वाली. उसमें उसने यही बताया कि एक सुपर पावर्स होती हैं, ग्रेट पावर्स होती हैं और एक स्मॉल पावर्स होती हैं, ठीक है. एक तो उसने डिस्टिंक्शंस की है 3 पावर्स की तो मल्टीपोलर वर्ल्ड के अंदर. तो यहाँ पे मैंने ये बताया कि जो ग्रेट पावर्स होती है ना, ऑब्वियसली यहाँ ग्रेट पावर्स लिखने का मतलब, जिसको IR का कॉन्टेक्स्ट भी ग्लोबलाइजेशन का पता होगा उसको समझ आ जाएगी ग्रेट पावर्स का मतलब क्या है. ग्रेट पावर्स कम्पीट टू एक्सपैंड क्लाउड थ्रू कनेक्टिविटी एग्रीमेंट्स विद द स्मॉल स्टेट्स का मतलब ये है कि वो क्या करती हैं, अपने क्लाउड को एक्सपैंड करती हैं, कनेक्टिविटी एग्रीमेंट्स करती हैं, इंटरडिपेंडेंसी क्रिएट करती हैं और अपने आप को एक्सपैंड करती हैं, ठीक है. इस तरीके से ग्लोबलाइजेशन को इफेक्ट करती हैं. ऑब्वियसली बात है, ग्लोबलाइजेशन इफेक्ट होगी जब कनेक्टिविटी होगी, जब आपका इसमें एग्रीमेंट, मैंने आर्गूमेंट ये दिया है कि BRI की कनेक्टिविटी का प्रोजेक्ट देख लें, चाइना ने अपना क्या किया, एक्सपेंड किया ओवरऑल पूरे तो रीजन से लेके रीजन से आउट, बल्कि अमेरिका जो नीचे साउथ अमेरिका तक चला गया है ये, ठीक है. BRI के मॉडल को देख लें, चाइना किस तरीके से अपने क्लाउड का एक्सपैंड किया है. फिर ब्लू डॉट नेटवर्क US अपना साउथ एशिया वाली साइड पे एशियन स्टेट्स के साथ करके अपने इन्फ्लुएंस को बढ़ा रहा है. फिर ग्लोबल गेटवे जो कि EU ने प्रोजेक्ट लॉन्च किया है ताकि एक्सपैंड कर सकें अपने इन्वेस्टमेंट्स को, अपने इन्फ्लुएंस को. तो ऑब्वियसली इन सारी चीज़ों की वजह से आप क्या देख रहे हैं, ग्लोबलाइजेशन जो होती है वो कनेक्टिविटी तो बढ़ रही है ना. ऑब्वियसली चाइना सिर्फ अपनी ये कोई BRI का प्रोजेक्ट सेल्फ सफिशिएंसी का प्रोजेक्ट तो नहीं, ऑटर की कहते हैं इसको, वो तो नहीं है ना. ये तो कनेक्टिविटी का मॉडल है, तो ग्लोबलाइजेशन का मॉडल है, ठीक है. तो ये तो समझ आ गई कि वो एक्सपैंड करते हैं अपने क्लाउड को, तो उससे भी ग्लोबलाइजेशन इम्पैक्ट होती है. दूसरा मॉडल है मिडिल एंड स्मॉल पावर्स हार्ड हेज टू मैक्सिमाइज इकोनॉमिक बेनिफिट्स इन द मल्टीपोलर एरा. अब ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, बहुत ज़बरदस्त है, कि जो मिडिल पावर्स और स्मॉल पावर्स होती है ना, जैसे कि सऊदी अरब, तो हम आगे देखेंगे, एक्सप्लेन करेंगे, वो क्या करती हैं, हार्ड हेजिंग करती हैं इकोनॉमिक बेनिफिट्स को हासिल करने के लिए इन मल्टीपोलर एरा. जब उनके पास इतना लेवरेज आ जाता है, इतने इस मल्टीपोलर एरा में उनके पास इतना इतना समझ लेवरेज होता है कि वो हार्ड हेज करने की पोजीशन में होती हैं कि भाई इससे भी बेनिफिट उठाती हैं और उससे भी बेनिफिट उठाती हैं. जोनाथन हॉल साहब का कॉन्सेप्ट है, यहाँ पूरी आप बुक भी लिख सकते हैं, मैंने कितनी दफ़ा एक्सप्लेन किया है. ये तो ऐसा है कि यार आजकल करंट दौर के अंदर आप इसको हर जगह पे यूज़ कर सकते हैं. जोनाथन हॉल साहब की बुक है ग्लोबल पॉलिटिक्स सिंस 1989, उसमें ये इसने हार्ड हेजिंग का कॉन्सेप्ट दिया है. हमने तो खैर यहाँ पे एग्जांपल्स दिए कि किस तरीके से ग्लोबलाइजेशन को इफेक्ट कर रही है. सऊदी अरब क्या कर रहे हैं, चाइना की तरफ कन्वर्ज हो रहा है बिकॉज एक्सट्रैक्टिंग इकोनॉमिक ऑपरेशन चाह रहा है उससे, ताकि कनेक्टिविटी, अपनी सिक्योरिटी के लिए वो US की तरफ अभी भी है, और इकोनॉमिक ऑपरेशन, इकोनॉमिक एक्सपेंशन और अपनी ऑयल डिपेंडेंसी को कम करने के लिए चाइना की तरफ जा रहा है. एक्सप्लेन बाय माइकल सिंह इन द मिडल ईस्ट, इसने एक लिखा था आर्टिकल, मिडल ईस्ट इन द मल्टीपोलर एरा. उसने एक फॉरेन अफेयर्स में आर्टिकल लिखा था, उसमें ये सारी चीज़ें उसने एक्सप्लेन की हैं कि किस तरीके से मिडल ईस्ट इज़ हार्ड हेजिंग इन दिस मल्टीपोलर एरा, इन दिस जियो पॉलिटिक्स डायनामिक्स ऑफ द करंट वर्ल्ड ऑर्डर. फिर इंडोनेशिया की एग्जांपल देखी हमने यहाँ पे कि इंडोनेशिया ने G20 समिट को
एक तो होस्ट किया और किसी की साइड नहीं ली, मतलब ना चाइना की साइड ली है ना यूएस की साइड ली है, और उन दोनों की एक समिट भी करवाई है G20 से पहले। तो इंडोनेशिया भी हार्ड हेजिंग की पॉलिसी को अडॉप्ट कर रहा है, ओवरऑल यूएई भी कर रहा है, और ये सारी स्टेट्स कर रही हैं जो स्मॉल स्टेट्स मिडिल स्टेट्स हैं। तो इससे क्या हो रहा है, हमने क्या एक्सप्लेन किया, हाउ मल्टीपोलर वर्ल्ड इफेक्ट्स ग्लोबलाइजेशन। तो इसकी वजह से अल्टीमेटली ग्लोबलाइजेशन को इफेक्ट हो रहा है ना, कि स्मॉल स्टेट्स मल्टीपोलर एरा के अंदर हार्ड हैच करती हैं और दोनों से इकोनॉमिक बेनिफिट्स बांटती हैं और दोनों के साथ कनेक्टिविटी बढ़ा रही हैं, सिंपल। अच्छा, फिर तीसरे नंबर पे आता है कि ओमनी अलाइंड नेचर ऑफ द स्टेट्स इन मल्टीपोलर वर्ल्ड्स हेल्प्स इन मैक्सिमाइजिंग कनेक्टिविटी। ऑब्वियसली कनेक्टिविटी का मतलब वही ग्लोबलाइजेशन आ गया, कि उनकी जो ओमनी अलाइंड नेचर है ना, वो ये कहती है, ओमनी अलाइंड नेचर का मतलब ये होता है कि वो ना तो अलाइंड होती हैं, ठीक है, ना तो आपकी नॉन अलाइंड होती हैं, वो ओमनी अलाइंड होती हैं, मतलब हाफ एग्री करती हैं एक से और हाफ एग्री करती हैं एक से। इस मल्टीपोलर एरा मल्टीपोलर वर्ल्ड के अंदर ये वाली चीज़ करने की कैपेबिलिटी आ जाती है स्टेट्स के पास, ठीक है। ये बात बहुत पॉइंट की है कि मल्टीपोलर एरा के अलावा ये चीज़, ये कैपेबिलिटी नहीं होती। अगर यूएस सोल सुपर पावर है, अगर सिंगल पावर है, तो ये वाली स्टेट्स, ये वाली आगे से उसको आंखें नहीं दिखाएंगी और ये वाले काम नहीं कर सकती ओनली ओमनी अलाइंड नेचर। वो फिर अलाइंड ही होती हैं, जिसको बैंड वैगन कहते हैं वर्ल्ड IR के टर्म्स में। बैंड वैगन कर लिया था ना पूरी स्टेट्स ने, यूरोप की स्टेट्स ने वर्ल्ड वॉर 2 के बाद, क्योंकि यूएस के पास एक एटम बम आ गया था जिस वजह से वो सोल सुपर पावर हो गया था, ठीक है। यही वाला कॉन्सेप्ट यहाँ पे एक्सप्लेन किया है। और यहाँ पे एशियन स्टेट्स को आप देख सकते हैं कि उनकी जो पॉलिसी, इंडिया पाकिस्तान बांग्लादेश नेपाल म्यांमार वगैरह, म्यांमार हो गई, ये सारी यही वाली पॉलिसी कर रहे हैं। एब्सटेन किया है इन्होंने उसको मतलब काउंटर करने के लिए, रशिया को एब्सटेन किया UNSC के वोट्स में, ठीक है। सिंपल ये यहाँ पे ये वाली बात समझ आ गई हमें। तो इस वजह से अल्टीमेटली ग्लोबलाइजेशन इफेक्ट हो रही है मल्टीपोलैरिटी की वजह से। मल्टीपोलर वर्ल्ड होगी तो ये स्टेट्स ओमनी अलाइंड पॉलिसी लगाएंगी, ओमनी अलाइंड पॉलिसी होगी तो ये किस तरीके से कनेक्टिविटी बढ़ा रही हैं और ग्लोबलाइजेशन को इफेक्ट कर रही हैं। लास्ट पॉइंट इसके अंदर ये है कि रीजनलिज्म पॉलिसी ट्रिगर्स इंटरडिपेंडेंस एंड डीटेरिटोरियलाइजेशन। अब ये रीजनलिज्म की जो पॉलिसी है ना, ऑब्वियसली इसकी वजह से क्या होता है, रीजनलिज्म की पॉलिसी आती क्यों है, मल्टीपोलर वर्ल्ड की वजह से आती है, और मल्टीपोलर वर्ल्ड की वजह से रीजनलिज्म की पॉलिसी आएगी, रीजनलिज्म की वजह से ग्लोबलाइजेशन के ऊपर इफेक्ट आएगा। तो इससे ये साबित होता है कि मल्टीपोलर वर्ल्ड ग्लोबलाइजेशन को इफेक्ट करती है, क्योंकि हम यहाँ पे ये एक्सप्लेन कर रहे हैं, हमारा आर्गूमेंट ये चल रहा है। अब यहाँ पे 2-3 चीज़ एक्सप्लेन की हैं, 2 आर्गूमेंट्स दिए हैं मजीद अपने जस्टिफिकेशन के लिए, सब्सटेंशिएशन के लिए, कि मिडिल ईस्ट रीजनलिज्म जो हम देख रहे हैं, UAE, बहरीन एक्सेप्टेड, इसराइल, कतर, UAE की जो चल रही है ओवरऑल कन्वर्जेंस चल रही है इन सारों की, बैकडोर टॉक्स चल रही है ईरान के साथ, UAE और सऊदी अरब की। फिर इसराइल लेबनान डील, बहुत अच्छा आर्गूमेंट है इसके अंदर। इसराइल लेबनान आपस में एक दूसरे को एग्री एक्सेप्ट नहीं करते, लेबनान इसराइल को एक्सेप्ट नहीं करता, लेकिन उसने उसके साथ डील साइन की है 2022 के अंदर। तो ये बात शो कर रही है कि किस तरीके से रीजनलिज्म हो रहा है मिडिल ईस्ट के अंदर। फिर आसियान की रीजनलिज्म आप देख सकते हैं, एशिया की कनेक्टिविटी की बात, एशियन सेंचुरी, वो जो प्राग खन्ना का पूरा आर्टिकल है, पूरी बुक है उसके ऊपर, तो वो ये सारा मॉडल ये बता रहा है कि रीजनलिज्म मजीद इन्हांस होता जा रहा है इसके अंदर। फिर एक आर्टिकल बुक, होम कमिंग बुक है, वो भी आप लिख सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें, खैर आप ये सारी चीज़ें, ये सारे आर्गूमेंट्स चारों ये एक्सप्लेन करते हैं कि ग्लोबलाइजेशन इफेक्ट होती है मल्टीपोलर वर्ल्ड से, ठीक है। ये तो इसमें तो कोई शक है ही नहीं ना, इतनी सारे आर्गूमेंट्स, इतनी सारी डेवलपमेंट्स को एक्सप्लेन करके। इसके बाद आप आर्गूमेंट ये देंगे कि मैनिफेस्टेशंस दैट शो मल्टीपोलर वर्ल्ड इज बेनिफिशियल फॉर द ग्लोबलाइजेशन। मैंने ये बताया है कि भाई ग्लोबलाइजेशन को बेनिफिट करती है मल्टीपोलर वर्ल्ड। कैसे करता है मल्टीपोलर वर्ल्ड इसको बेनिफिट, वो हम देखने लगे हैं, और वो मैंने उसके काफ़ी सारे यहाँ पे मतलब एग्जाम्पल्स बताए हैं। सबसे पहले है जियो स्ट्रेटेजिक कॉम्पिटिशन ऑफ द US, चाइना एंड द मिडिल ईस्ट हैज़ इन्हांस्ड कोलैबोरेशन। अब कैसे किया है, ये थोड़ी सी टेक्निकल बात है, मतलब आप ये बोलेंगे ये क्या बात हुई कि भाई उनकी कंपटीशन चल रही है और कोलैबोरेशन कैसे इनहांस हो रहा है। हो ये रहा है कि मिडिल ईस्टर्न कंट्रीज हार्डेज कर रही हैं, जो कि हमने ऊपर बात की, और उसकी वजह से वो दोनों साइड से कनेक्टिविटी इनहांस करेंगे। ये नहीं कि दोनों साइड बैकवर्ड होती जा रही है, ग्लोबलाइजेशन इफेक्ट मतलब बेनिफिट्स होती जा रही है, ग्लोबलाइजेशन बढ़ती जा रही है। कैसे, USA ने इन्वेस्टमेंट्स की हुई हैं सऊदी अरब और UAE में, ये तो बात समझ आ रही है, एक तरफ से ग्लोबलाइजेशन हो रही है। पेट्रो डॉलर एनर्जी सिक्योरिटी एग्रीमेंट्स, ये जो हम बात कर चुके हैं। अब ये हो रहा है कि ये US वाली साइड हो गई, अब ये चाइना वाली साइड हो गई कि शी जिनपिंग की जो विजिट हुआ है 2022 के अंदर मिडिल ईस्ट के अंदर, ट्रेड एग्रीमेंट हुए हैं $30 बिलियन और टेक्नोलॉजी इंफ्रास्ट्रक्चर के एग्रीमेंट्स हुए हैं, सिक्योरिटी ऑफेंसिव वेपन्स खरीदे हैं सऊदी अरब ने 2022 के अंदर। $5 बिलियन की इन्वेस्टमेंट कर चुका है सऊदी अरब, $5 बिलियन की इन्वेस्टमेंट चाइना कर चुका है, $5 बिलियन सऊदीया के अंदर इन्वेस्ट कर चुका है चाइना इन 2022। इट्स अ ह्यूज अमाउंट ऑफ इन्वेस्टमेंट इन द सिंगल ईयर।
तो इससे ये साबित हो रहा है कि किस तरीके से जियो स्ट्रेटेजिक कंपटीशन यूएस चाइना का मतलब जो कि मल्टीपोलर वर्ल्ड में हो रहा है, ज़ाहिर है ये मल्टीपोलर वर्ल्ड शो कर रही है ना, ये क्या कर रहा है, ग्लोबलाइजेशन को इंक्रीज कर रहा है। ये बात तो प्रूव होती है इससे साफ साफ। दूसरा पॉइंट मैंने यहाँ रखा है कि रशियाज प्रोक्लेविटी टूवर्ड्स एशियन स्टेट्स, मतलब रशिया की टेंडेंसी देख ले एशियन स्टेट्स की वजह से, स्टेटियन स्टेट्स की तरफ उसकी टेंडेंसी इस वजह से हो रही है क्योंकि मल्टीपोलर वर्ल्ड हो रहा है, और मल्टीपोलर वर्ल्ड की वजह से अगर वो एशियन स्टेट्स की तरफ आ रहा है तो ग्लोबलाइजेशन बढ़ रही है। ये वाला आर्गूमेंट रखा है यहाँ पे मैंने। इसको कैसे जस्टिफाई मैंने किया है कि 30% डिस्काउंट दिया उसने इंडिया और चाइना को, वो सेल कर रहा है इंडिया और चाइना को 30% डिस्काउंट के ऊपर, और उसने ऑफर किया है एससीओ मीटिंग के अंदर पाकिस्तान और अदर स्टेट्स को, एशियन स्टेट्स को, कि वो आएँ और अपना चीप ऑयल एंड गैस परचेज करें। अब ये वाला आर्टिकल मतलब एक आर्टिकल फॉरेन अफेयर्स में आया था, चाइना रशिया कन्वर्जेंस, उसके ऊपर उसने हाईलाइट किया है कि किस तरीके से रशिया साइनो रशियन कन्वर्जेंस हो रही है, ट्रेड कनेक्टिविटी किस तरीके से बढ़ रही है इनकी, तो ओवरऑल ग्लोबलाइजेशन को इम्पैक्ट कर रही है, ग्लोबलाइजेशन इनहांस हो रही है because of multipolar world. Then comes another argument is India's hard hedging and independent foreign policy is boosting ग्लोबल ट्रेड की। जो इंडिया की इंडिपेंडेंट फॉरेन पॉलिसी है ना, वो क्या कर रही है, ग्लोबल ट्रेड को बूस्ट कर रही है। ठीक है, क्यों कैसे कर रही है, इंडिया चाइना की आप ट्रेड देख लें वो $100 बिलियन क्रॉस है। इंडिया यूएस की ट्रेड देख लें आप, इंडिया की रशिया के साथ देख लें कन्वर्जेंस, वो चीप ऑयल रशिया से बाय कर रहा है। ठीक है, S-400 सिस्टम उसने रशिया से खरीदा है, इंडिया ईरान से तेल बाय खरीद रहा है। ठीक है, इंडिया ने ईरान होना चाहिए था, ईरान से ले रहा है। ठीक है, फिर इंडिया इज़ अ पार्ट ऑफ क्वाड एंड I2U2 के साथ भी पार्ट है, मतलब यूएस के साथ भी अलाइन है, चाइना के साथ भी ट्रेड कर रहा है। ठीक है, रशिया के साथ भी चल रही है, और इस सारे की जो मतलब एक बहुत मेजर शिफ्ट एक रीजनल हेजोमॉन के तौर पे इंडिया आ रहा है। इंडिया की इकॉनमी बहुत ज़बरदस्त, बहुत बड़ी इकॉनमी होती जा रही है, उसकी 500 बिलियन क्रॉस कर गई है। ठीक है, तो इससे ये साबित होता है कि जो मल्टीपोलर वर्ल्ड में इंडिया की पोजीशन है वो ग्लोबलाइजेशन को इन्हांस कर रही है। नेक्स्ट आर्गुमेंट इज ब्रिक्स इज एज एन अल्टरनेटिव इकोनॉमिक ब्लॉक, मतलब ब्रिक्स एक अल्टरनेटिव इकोनॉमिक ब्लॉक परसीव किया जा रहा है। इकोनॉमिक ब्लॉक का मतलब है कि मल्टीपोलर वर्ल्ड है जिसमें ब्रिक्स को एक इकोनॉमिक ब्लॉक कंसिडर कर रहे हैं, मतलब ग्लोबलाइजेशन बढ़ रही है। माइकल सिंह का जो मैंने आर्टिकल बताया था मल्टीपोलर वर्ल्ड वाला आर्टिकल, उसने बात बताया कि स्टेट्स क्या कर रही हैं, परसीव कर रही है कि ब्रिक्स को एक अल्टरनेटिव देख रही है G7 और G20 अल्टरनेटिव। G7 और G20 क्या है, बेसिकली इकोनॉमिक जायंट्स ही है ना ये दोनों, जो सारी स्टेट्स का मिक्सचर है। जी लार्जेस्ट इकोनॉमीज हैं G20, G7 तो 7th लार्जेस्ट इकोनॉमीज हैं। तो इसी तरीके से ब्रिक्स इमर्जिंग इकोनॉमीज हैं। तो ये जो पूरा मॉडल आपका इकोनॉमिक मॉडल चल रहा है ना, उसकी वजह से आपकी प्रमोट हो रही है क्या, ग्लोबलाइजेशन। सही है, ब्रिक्स इज लॉन्चिंग इस करेंसी, उन्होंने लॉन्च करने का पुतिन ने अनाउंस किया है कि वो एक करेंसी अनाउंस करने लगे हैं जो कि पैग होगी गोल्ड के साथ। ठीक है, तो जब ये अनाउंस करेंगे तो कंट्री शिफ्ट करेंगी इस वाली करेंसी के ऊपर। अगर इस पर करेंसी शिफ्ट करेंगी तो इसकी वजह से एक न्यू टाइप ऑफ इंटीग्रेशन, न्यू क्या कह सकते हैं, ग्लोबलाइजेशन का कॉन्टेक्स्ट आएगा। सऊदी अरब ने भी एस्पायरेशन शो किए हैं कि वो ब्रिक्स को ज्वाइन करना चाह रहा है। तो ये बात शो करती है कि किस तरीके से ब्रिक्स एक ऐसी डेवलपमेंट है जिसकी में ये शो करती हैं कि मल्टीपोलर वर्ल्ड की वजह से ग्लोबलाइजेशन बढ़ती है। ठीक है, बेनिफिट्स करती है। एससीओ इज इमर्जिंग एज ए कनेक्टिविटी हब। अब एससीओ भी एक इमर्जिंग होता जा रहा है। चाइना ईरान, अब इसके को एक्सप्लेन किया है, चाइना ईरान रशिया ट्रायड, एक फॉरेन अफेयर्स मैगजीन के अंदर एक आर्टिकल आया था, उसमें ये एक्सप्लेन किया है कि ये जो इस एशिया वाली साइड पे ये जो ईरान चाइना और रशिया आपस में ना एक ट्रायड बना रहे हैं, अपनी कॉपरेशन, इनकी मीटिंग्स 23 मीटिंग्स हो चुके हैं, अपना समिट्स हो चुकी हैं पुतिन और रशिया के, पुतिन की और जी जिनकी भी अभी रिसेंटली एक कॉल हुई है उनकी, उन्होंने भी यही बात की है कि हम बहुत अच्छी कॉपरेशन कर रहे हैं, स्ट्रेटेजिक कॉपरेशन, ये सारी चीज़ें इसमें एक्सप्लेन किया। और ईरान और चाइना ने आप इसमें $400 बिलियन का इन्वेस्टमेंट प्रोजेक्ट 25 साल के अंदर इसको फंक्शन करने का प्रोजेक्ट, मतलब 25 ईयर्स का इन्वेस्टमेंट एग्रीमेंट्स किए हैं। ठीक है, फिर रीजनल कनेक्टिविटी एंड ट्रेड एग्रीमेंट्स अमंग एससीओ स्टेट्स में वो भी एक्सपैंड हो रहे हैं। ईरान ने ज्वाइन करने का कहा है एससीओ को, तो ये सारी चीज़ें शो करी है। एससीओ इतनी मतलब वो कह रहे हैं एससीओ इतनी फंक्शनिंग इसलिए हो रही है क्योंकि मल्टीपोलर वर्ल्ड है, मल्टीपोलर वर्ल्ड की वजह से एससीओ फंक्शन हो रही है, और एससीओ फंक्शन होने की वजह से ग्लोबलाइजेशन इनहांस हो रही है। ये वाला आर्गुमेंट मैंने यहाँ लिया, तो इससे ये साबित हो रहा है कि मल्टीपोलर वर्ल्ड बेनिफिट्स दी ग्लोबलाइजेशन। ठीक है, फिर आ जाता है आपका मिडल ईस्ट एंड एशिया एंड अफ्रीका, मतलब मिडल ईस्ट एशिया एंड अफ्रीका रीजनलिज्म पॉलिसी। अब जो रीजनलिज्म की पॉलिसी चल रही है ना इन सारी स्टेट्स के अंदर, उसकी वजह से भी क्या हो रहा है, आपकी ग्लोबलाइजेशन बढ़ रही है। रीजनलिज्म की वजह से रीजनल कोई एक दो स्टेट्स नहीं है ना, रीजन पूरा एरिया है, उसकी वजह से ग्लोबलाइजेशन इन्हांस हो रही है। मिडिल ईस्ट का मैं पहले ही बता चुका हूँ, यूएई एग्रीमेंट्स कर रहा है काफ़ी सारी स्टेट्स के साथ, टाइज नॉर्मल कर रहा है कतर के साथ, इसराइल के साथ अब्राहम अकॉर्ड्स देख लें, अफ्रीकन यूनियन की समिट हुई अभी यूएस के अंदर, और अफ्रीकन यूनियन की जो है ना चाइना के साथ बहुत सारे एग्रीमेंट्स चल रहे हैं। तो दीज आर ऑल द डेवलपमेंट्स दैट शो कि आपका
मल्टीपोलर वर्ल्ड इज़ बेनिफिशियल फॉर ग्लोबलाइजेशन। ये सारी आर्गूमेंट्स से तो ऐसा जस्टिफाई हो रहा है कि ये साबित कर रहा है कि ग्लोबलाइजेशन को फ़ायदा होता है मल्टीपोलर वर्ल्ड से। और ऊपर हमने उसकी दोनों की कनेक्टिविटी बताई थी। अब आगे हम इसकी अपोजिट डायरेक्शन देखेंगे किस तरीके से होती है और वे फॉरवर्ड देखेंगे, जो कि हम अगली नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग, कीप वेटिंग फॉर द नेक्स्ट वीडियो। अल्लाह।